मेरा गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि बहुत बुरा हाल हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। घर वालों ने भी मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी। सिर्फ पैसे के लिए एक अंधे इंसान के साथ मेरी शादी करवा दी। एक ऐसा इंसान जो अपनी मर्जी से दुनिया देख भी नहीं सकता, कहीं पर अकेला जा नहीं सकता, ऐसे को मेरा हमसफर बना दिया था। उन्हें तो इस चीज का फायदा हो गया था। उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे मिल गए थे, मगर मैं कहाँ जाती। मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। दरवाजे से अंदर मेरा पति आता दिखाई दिया। उसके साथ उसका वह मेल नर्स भी मौजूद था जो हर वक्त उसके साथ रहता था। वह उसे कमरे में बिठाकर वापस चला गया और जाते जाते मुझे कहने लगा, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे आवाज देकर बुला लीजिएगा। मैं पास वाले कमरे में हूँ। मैं आंसू पीते हुए सिर हिला दिया। मेरा अंधा पति मेरे शरीर के अंगों को टटोल कर देखने लगा। गुस्से की एक लहर मेरे पूरे बदन में दौड़ गई। मैंने उसका हाथ पीछे झटक दिया। उसके चेहरे पर हैरत के भाव थे। शायद वह इस तरह के रवैये के लिए तैयार नहीं था। वह तो यह समझ रहा था कि मैं गरीब खानदान की लड़की हूँ जो उसकी दौलत से आकर्षित होकर शादी कर रही थी। मुझे कैसे धुतकार सकती थी। मैं एक पल भी उसे अपने पास बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह मुझसे छोटी छोटी बातें करता रहा, मेरी पसंद नापसंद के बारे में पूछता रहा, मगर मैं कुछ भी सुन नहीं पा रही थी। मेरा दिमाग यही ताने बाने बुन रहा था कि मैं इस शख्स से कैसे जान छुड़ाऊं। बार बार मेरी निगाहों के सामने रितेश का चेहरा आ रहा था। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं उसे जल्दी से कहने लगी, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। इतने हैवी कढ़ाई वाले कपड़ों की वजह से मैं थक गई हूँ। आप इतनी देर में आराम कर लो। उसे बिस्तर पर लिटाकर मैं ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदलकर कमरे से बाहर निकल आई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस नौकरानी को कहाँ ढूंढूं जो उसके घर में हमेशा से रहती थी और जिसने मुझे आते ही अपनी मजबूरी की लंबी लंबी दास्तां सुनाई थी। अब मैं सोच रही थी कि उसकी मजबूरियों को क्यों न अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूं। मैं हॉल से बाहर निकल आई। सामने ही एक तरफ नौकरानी का रूम था, सामने ही चौकीदार था। मुझे देखकर वह हैरान रह गया। मैडम, आप इस वक्त बाहर क्या कर रही हैं? आपको कोई काम था? मैंने उससे कहा, मुझे सविता से बात करनी है। कहाँ है वह? उसे बुला दो। तभी चौकीदार सविता को बुलाकर लाया। वह शायद सो रही थी। हैरान नजरों से मुझे देखने लगी। कुछ चाहिए था मैडम जी। मैंने उसका हाथ पकड़कर हॉल में लेकर आई और अपनी उंगली में पहनी हुई एक कीमती सोने की अंगूठी उसके हाथ में रख दी, जो मेरे पति ने मेरे लिए सगाई के जेवरात के साथ भिजवाई थी। मुझे वह अंगूठी बहुत पसंद आई थी, मगर अब जो मैं करने जा रही थी उसके लिए मुझे अपनी पसंदीदा चीज की भी कुर्बानी देना इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। मैंने सविता को कहा, तुमसे मुझे काम है और अगर तुम मेरा वह काम कर दो तो तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दूंगी। तुमने कहा था कि तुम्हारी बेटी बीमार है, उसके इलाज के लिए तुम्हें पैसे चाहिए। वह हैरान नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी बेटी का इलाज भी करवा दूंगी और तुम्हारी हर जरूरत को भी पूरा करूंगी। बस तुम्हें मेरा यह काम करना होगा। जब मैंने उसे वह बात बताई तो वह हक्की बक्की रह गई। फिर दोनों कानों को हाथ लगाने लगी और कहने लगी, मेरे पति को अगर यह बात पता चल गई तो जाने क्या होगा। मैडम जी, आप ऐसा मत करो। मगर मैंने उससे बाजू से पकड़कर झटका और कहा, तो फिर मैं तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। वह फटी फटी आंखों से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। उसके पास कोई रास्ता नहीं रहा था, तो वह मेरी बात मान ली। तभी वह सिर झुकाए मेरे साथ कमरे में चली आई। उसे मैं अपनी जगह पर बिस्तर पर लिटाकर खुद कमरे से बाहर निकल आई। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद वह कमरे से बेहाल अंदाज में निकली तो खुशी की एक लहर मेरे पूरे वजूद में सरसरा गई। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वह झुकी नजरों के साथ वहां से चली गई। वह गरीब थी मगर बेगैरत नहीं थी। मजबूरी की वजह से उसे यह काम करना पड़ा था। मैं जब कमरे में आई तो मेरा पति सो रहा था। मैं भी एक जगह पर लेट गई और सोचने लगी कि सही टाइम पर मेरे दिमाग ने काम कर लिया, वरना इस आदमी को बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। वह मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता, मेरा बहुत ख्याल रखता था, मुझसे बहुत प्यार करता था, मगर उसे देखकर एक नफरत का एहसास मेरे पूरे वजूद में छा जाता था और मुझे सख्त नागवार गुजरता था। मेरा तो दोबारा अपने माँ बाप से बात करने का दिल ही नहीं कर रहा था। जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया था, उसके बाद मैं वापस मायके जाने को तैयार नहीं थी। फिर एक दिन माँ खुद आ गई, मुझे गले लगा लिया और शिकवा करने लगी, तुम इतने दिन से एक बार भी मिलने के लिए नहीं आई।
माँ की बात सुनकर मेरा दिल भी थोड़ा पसीज गया था। तभी मेरा पति भी कहने लगा, तुम उनके साथ कुछ दिन के लिए चली जाओ नैना। तो मैं बुझे दिल से माँ के साथ रहने के लिए आ गई थी। और फिर एक दिन मेरी रितेश से मुलाकात हुई थी। उसे देखकर पुरानी मोहब्बत पैदा हो गई। उसने भी एक शिकवा भरी नजर मुझ पर डाली और दोबारा से वह अपने काम में बिजी हो गया था। वह उस वक्त छत पर पतंग उड़ा रहा था। काफी देर तक मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर जब खुद पर काबू ना पा सकी तो आखिर में दिल के हाथों मजबूर होकर उससे सामने से बात कर बैठी थी। फिर उसके शिकवे भरी बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि वह बहुत दुखी है। उससे ज्यादा तो मैं दुखी थी। इसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं था। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मेरे दिमाग में एक घिनौना खेल आया और मैं सोचने लगी कि इस ख्याल को हकीकत तक कैसे पहुंचाया जाए। घर आने के बाद मैंने अपने इरादों को अमल में लाना शुरू कर दिया था। वह नौकरानी अपनी मजबूरी की वजह से मेरी बात मानने पर मजबूर थी। उसकी तरफ से तो मुझे इत्मीनान था कि वह ये बात किसी को नहीं बता सकती। दूसरी तरफ राजू था, जो मेरे पति का चमचा था। उसका बहुत ज्यादा वफादार था, हर बात उसे बताता था। उससे रास्ते से हटाने के लिए फिर मैंने ये प्लान बनाया। आधी रात को फोन करके मैंने उससे कमरे में यह कहकर बुलाया कि मेरे पति की तबीयत खराब है। वह फौरन कमरे में आ गया। तब मैं चीखने लगी, शोर मचाने लगी। मेरा पति भी हड़बड़ा कर बैठ गया। मुझसे रोने की वजह पूछी तो मैंने उसे कहना शुरू किया, तुम्हारे सिक्योरिटी ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। राजू ये सुनकर परेशान हो गया था। उसने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे पति ने वही सुना जो मैंने उसे सुनाया था और वही देखा जो मैंने उसे दिखा रही थी। और उसने फिर राजू को नौकरी से निकाल दिया था। राजू ने बेसाबित करने की बहुत कोशिश की, मगर उसे बिल्कुल भी इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। और अब सोचे समझे प्लान के तहत मैंने अपने पति से कहा, मेरा दूर का कजिन है, वैसे भी उसे नौकरी की तलाश है, वह आपके साथ रहेगा, आपका ख्याल भी रखेगा। ये सुनकर मेरे पति ने कहा, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो सही ही होगा, और वैसे भी तुमसे ज्यादा वफादार मेरे साथ और कौन हो सकता है। उसकी बात सुनकर एक पल को शर्मिंदगी की गहराइयों में डूब गई थी कि मैं उनके साथ क्या कर रही थी और वे मेरे बारे में कैसी सोच रखते थे। मगर मैंने अपने जज्बात को सुला दिया था और फिर मैंने रितेश को घर में रख लिया था। उसे राजू की जगह दे दी थी और वह भी मेरी वजह से यह काम करने पर तैयार हो गया था। ऐसे भी यह इतना बड़ा घर था, यहाँ पर वह आराम से रह रहा था। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और यहाँ पर उसे मेरे करीब रहने भी मिल रहा था। हम दोनों ही बहुत खुश थे, कामयाबी से खेल खेल रहे थे। मैं अपनी नौकरानी को अपने कमरे में बुला लेती थी और खुद करीब में रितेश के कमरे में चली जाती थी। सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। एक दिन मेरे पति कहने लगे, मैं काम के सिलसिले में देश से बाहर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं बौखला गई कि अगर वह देश से बाहर जाएगा तो रितेश भी तो उनके साथ जाएगा और रितेश के बगैर मैं कैसे रह सकती हूँ। तभी बातों बातों में मैंने उनसे पूछा, आप अपने साथ किस किस को लेकर जाएंगे? आपका ख्याल रखने के लिए भी कोई होना चाहिए। वह कहने लगे, मेरे साथ मेरा दोस्त जा रहा है, वह मेरा ख्याल रखेगा। उनकी बात सुनकर मैं सुकून में हो गई। मुझे भला इस बात पर क्या एतराज हो सकता था। वह फिर देश से बाहर चले गए थे। यह 1 महीना मैंने बहुत भरपूर अंदाज में गुजारा था। पति के पैसे में रितेश के साथ ऐश कर रही थी। पूरे शहर में जो जगह पर मैं वैसे भी जाने का सपना भी नहीं देख सकती थी, उन सब जगह पर ना सिर्फ हम दोनों घूमने के लिए गए थे, बल्कि हम दोनों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। जिंदगी में आने वाले ये लम्हे हम लोगों ने भरपूर तरीके से गुजारे थे। हम दोनों ही बहुत खुश थे और काफी वक्त एक साथ एंजॉय करते थे। मैं दिन रात रितेश की रातें रंगीन कर रही थी और वह भी मेरे साथ अपने दिन रात रंगीन करके गुजार रहा था। हर वक्त हम दोनों एक दूसरे से लिपटे अपना दिन गुजार रहे थे। अब जाकर मेरी रूह को ठंडक पहुंची थी। रितेश और मैं एक दूसरे के सभी अंगों का भरपूर लुत्फ उठा रहे थे। वह काम जो मुझे अपने पति के साथ करना चाहिए था, वह मैं अपने आशिक रितेश से कर और करवा रही थी। रितेश भी भरपूर तरीके से मेरी जवानी लूट रहा था। हमारा हर एक पल बहुत ही रंगीनियों में गुजर रहा था। हमें रोकने और देखने वाला कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से मैं और रितेश बेधड़क अपने रूम में जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे कर रहे थे। फिर 1 महीने के बाद जब मेरा पति घर आ गया तो वह पहले से बदले हुए लग रहे थे। उन्होंने मुझसे नॉर्मल अंदाज में ही बात की थी, मगर फिर भी उनका लिहाजा बदला हुआ था। देखने में भी वह पहले से ज्यादा सेहतमंद हो गए थे। सीरियसनेस थी
और रात को फिर रोज के मुताबिक मैंने नौकरानी को अपने कमरे में बुला लिया और फिर खुद रितेश के कमरे में चली गई। मुझे उसके कमरे में गए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एकदम जोर से दरवाजा खुला और कमरे की लाइट ऑन हो गई। और जब मैं पीछे मुड़कर देखी तो मैंने जब से आंख खोली तो घर में बहुत ही गरीबी का हाल देखा था। सारी जिंदगी में हर चीज के लिए तरसते हुए गुजारी थी। घर में माँ बाप के अलावा हम 4 बहन भाई थे। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। यूं घर के कामकाज की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। बाकी बहन भाई छोटे होने की वजह से फिर भी कुछ राहत मिल जाया करती थी। माँ का गुस्से का निशाना भी मैं ही ज्यादातर बना करती थी। माँ को भी मेरी हरकतों पर काफी ज्यादा ऐतराज रहता था। उन्हें मेरी सहेलियों के घर आने जाने पर, ज्यादा वक्त छत पर गुजारने पर और भी बहुत सारी बातों पर तराज था, जिन्हें मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे माँ हम बहन भाइयों से मोहब्बत ही नहीं करती। उन्होंने बस हमें पैदा करके दुनिया में लाने की जिम्मेदारी ही निभाई है, ऐसा मैं सिर्फ सोच सकती थी। सामने ऐसा कह नहीं सकती थी, क्योंकि वह चप्पल उतार कर मारने में देर नहीं लगाती थी। कमाने वाले सिर्फ पापा ही थे। दोनों भाई बहुत छोटे थे। ऐसे में घर में ज्यादातर दाल सब्जी ही थी। कभी कभी तो घर में पकौड़ी की नौबत भी आ जाती थी। हमें अच्छा खाना शायद महीने बाद ही नसीब होता था। रितेश मेरी जिंदगी में बाहर की तरह आया था। वह लोग कुछ टाइम पहले ही इस मोहल्ले में आकर बसे थे। वह घर उन्होंने किराए पर लिया हुआ था और वह हमसे भी ज्यादा गए गुजरे थे। हमें यह एक फायदा था कि कच्चा पक्का ही सही, मगर घर हमारा अपना था। मगर वह लोग तो बेचारे अपने घर से भी लाचार थे। रितेश की कोई नौकरी भी नहीं थी। वह सारा दिन दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता फिरता रहता था। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे। जब रितेश ने मेरे लिए रिश्ता भिजवाया तो माँ बाप ने उसी वक्त कैंसिल कर दिया कि लड़के के चाल चलन ठीक नहीं है और ना ही वह कोई जॉब करता है। ऐसे निखट्टू इंसान के साथ शादी करने का क्या फायदा, जो बेटी हर दूसरे तीसरे दिन रोकर मायके की दहलीज पर आती रहे। माँ की बात एक हद तक तो सही ही थी, मगर मैं फिर भी अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। इन्हीं दिनों में मम्मी पापा एक साथ न जाने क्या क्या बातें करते रहते थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे भलो मेरे बारे में कोई खिचड़ी पका रहे थे, मगर मैं यह भी जानती थी कि मेरी मर्जी के बगैर वह कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह जानते थे कि मैं काफी ज्यादा जिद्दी लड़की हूँ। तभी एक दिन माँ ने मुझे कहा कि पापा ने मेरा रिश्ता अपने बॉस के साथ तय कर दिया है। ये बात सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई थी। ऐसा भला कैसे हो सकता है? आप लोग मेरी मर्जी जाने बगैर मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं, जबकि आप जानते भी हैं कि मैं किसके साथ शादी करना चाहती हूँ। माँ ने मेरी बात सुनकर सर पीट लिया और कहने लगी, वह निखट्टू जो रुपए भी नहीं कमाता, वह तुम्हें कहाँ से खिलाएगा? वह तुम्हारी जरूरतों को कैसे पूरा करेगा? माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। अब तो पापा भी इस रिश्ते की हामी भर चुके थे। माँ के मुकाबले में पापा से बहुत डरती थी और उनके सामने तो मैं ऐसी बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। पापा को हार्ट का प्रॉब्लम भी था। उन्हें पिछले कई सालों से बीपी की भी बीमारी थी और अब जब उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया तो उनके बॉस ने बहुत पैसों से मदद की थी, जिसके बारे में मुझे बाद में अंदाजा हुआ था। और फिर जब शादी से पहले ही मेरे लिए कीमती जेवरात और ढेर सारे कपड़े आए तो यह देखकर कुछ पल के लिए मैं भी वक्ती तौर पर बहल गई थी और फिर शादी की तैयारी करने लगी थी। मगर जब मुझे माँ ने डरते डरते शादी वाले दिन ये बताया कि मेरा होने वाला पति अंधा है, उसे नजर नहीं आता, तो यह सुनकर मैंने एक झटके से सर उठाया था। माँ, आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिर आप लोगों ने क्या सोचकर उस आदमी से मेरी शादी की है? मेरी हालत देखकर माँ गड़बड़ा गई और कहने लगी, अरे तो क्या हुआ? लड़का बहुत ही अमीर है, पैसों में खेलेगी तू? और तुम्हारे पापा कह रहे थे कि उसका इलाज मुमकिन है। कुछ वक्त पहले ही एक्सीडेंट से उसकी नजरें चली गई हैं और यह भी हो सकता है कि वह ऑपरेशन करवा ले तो उसकी नजर वापस आ जाए। तुम फिक्र क्यों करती हो? माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गई, मगर मेरे दिल में उस आदमी के लिए बेइंतहा नफरत पैदा हो गई थी और इसी नफरत ने मुझे बगावत करने पर उतार दिया और मैं नफरत की आग में गुनाह की तरफ चली गई, जिसने अपने पैसे के बलबूते पर लाचार होने के बावजूद भी मुझे खरीद लिया था और मुझे मेरी मोहब्बत से दूर कर दिया था। मैं दिल में बेतहाशा नफरत और गुस्सा लेकर उसके घर में आई थी। उसे अपने रूबरू देखकर भी मेरे दिल से उसके लिए यह नफरत कम नहीं हुई थी, बल्कि मैं तो उसकी कमजोरी से फायदा
उठाने का सोच रही थी और आखिरकार मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। बल्कि एक तरह से तो मैं इस घर में खुश थी। एक तो मुझे उसकी मौजूदगी भी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती थी और दूसरा मेरा महबूब भी हर वक्त मेरे पास रहता था और मैं पैसे में भी खेल रही थी। हर ऐशो आराम मुझे हासिल था। अब जब हम दोनों सारी दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे में मदहोश थे तो कमरे की लाइट ऑन होने पर हम दोनों हड़बड़ाकर उठ पड़े। मेरा पति दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। वह बिल्कुल सामने देख रहा था। उसे देखकर एक पल को मेरी सांस रुक गई, मगर उसके अंधा होने का सोचकर मेरी सांस में सांस आई थी। काफी देर तक वह वहीं पर खड़ा रहा। उसे देखकर रितेश और मैं एक दूसरे से लिपटकर अपनी रंगीनियों को आगे बढ़ा रहे थे। वह दरवाजा बंद करके वहां से चला गया था। मेरे पति की यह कमजोरी मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई थी। अगले दिन जब मैं नाश्ता करने के लिए टेबल पर आई तो यह देखकर मैं हक्की बक्की रह गई। सामने टेबल पर मेरा पति बैठा हुआ था और हैरानी की बात यह थी कि उसके हाथों में एक न्यूज़पेपर था। आंखों पर गिलास चढ़ाए वो न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी था। मैं और रितेश ने हैरान परेशान नजरों से एक दूसरे को देखा। यह सब क्या था? तभी मेरे पति ने मुझ पर एक भरपूर नजर डाली और कहने लगे, मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना भूल गया था कि मैं बाहर अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए गया था और मेरी नजर वापस आ गई है। उसकी बात सुनकर मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई थी। इसका मतलब था कि रात को जो कुछ भी हुआ था उसने देख लिया था। उस पर मेरी सच्चाई खुल गई थी। मेरे चेहरे के रंग देखकर वह जख्मी से अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा, मैंने तुम पर विश्वास किया था, तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी। जब तुमने राजू पर इल्जाम लगाया था तो मैं तभी चौंक गया था और फिर ऑफिस में जाने के बाद मैंने राजू को अपने ऑफिस में बुलाया तो हिचकिचाते हुए उसने मुझे बताया कि तुम झूठ बोल रही हो, उस पर इल्जाम लगा रही हो। इस सब में न जाने तुम्हारा क्या मकसद है और तभी मैं तुम्हारी हकीकत खुद जानना चाहता था। मैं किसी और के मुंह से तुम्हारे बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता था और मुझे यह भी खबर नहीं थी कि वह सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। और अब जब मैं ऑपरेशन करवाकर वापस आया तो तुमने जब नौकरानी को मेरे कमरे में भेजा तो मैं ठहर गया था। नौकरानी भी मुझे अंधा समझ रही थी, मगर जब मैंने उससे बात की और उससे यह सब पूछा तो वह पहले तो डर गई और फिर रोते हुए कहने लगी कि मैं मजबूर थी, मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी की वजह से किया। उसकी बात सुनकर गुस्से की एक लहर मेरे शरीर में उतर गई थी। तभी मैं अपना शक दूर करने के लिए उस कमरे में आया तो तुम आज भी रितेश के साथ अपनी प्यास बुझा रही थी। मुझे अंदाजा हो गया कि तुम यह सब कुछ क्यों कर रही थी। उसने मेरे हाथ में एक खाकी रंग का लिफाफा दिया और कहने लगा, इसमें तुम्हारे तलाक के कागज हैं। मैंने तुम्हें अपने रिश्ते से आजाद कर दिया है। मैं बेयकीनी सी नजर उस पर डाली थी। उसने तो मुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया था और फैसला सुना दिया। तभी उसने एक और फाइल मेरे हवाले की और कहने लगा, एक छोटा सा प्लॉट मैंने तुम्हारे नाम खरीदा था क्योंकि यह तुम्हारा तोहफा था, तुम्हारे लिए खरीदा था, तो यह मैं तुम्हारे हाथ में ही देना चाहता हूँ। अब तुम जो चाहे इसका करो और मुबारक हो, अब तुम आजाद हो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। मैं और रितेश मरे मरे कदमों से वहां से निकले थे। यह भी गनीमत थी कि उसने मेरे नाम ये प्लॉट कर दिया था और मेरे बैंक में भी अच्छे खासे पैसे मौजूद थे। वापस आते हुए मैंने अपने कपड़े और तमाम जेवरात भी उठाकर ले आए थे, जो कि काफी टाइम तक हम दोनों की जरूरत पूरे करने के लिए काफी था। हम दोनों ने इस फ्लैट में आकर रहना शुरू कर दिया और फिर एक महीना खत्म होते ही मैंने रितेश पर जोर देना शुरू कर दिया कि शादी कर लो मुझसे। उसने मुझसे शादी कर ली थी। सारा दिन वह घर में ही रहता था। अब मेरे पास पैसे और जेवरात खत्म होने लगे थे। अब मैं झुंझलाने लगी थी। सुबह शाम मैं रितेश को कहती थी कि कोई काम धंधा करो, आखिर कब तक यूं घर में पड़े रहोगे। जब भी मैं उसे यह बात कहती तो वह मुझे प्यार से टाल देता, मगर अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। अब मैं उसे गुस्से से यह बात कहती थी। इस वजह से उसने मुझ पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। मैं जब भी उसे कमाने की बात करती तो वह मुझ पर गुस्सा करने लगता। वह तो निखट्टू इंसान था, उसे तो काम करने की आदत ही नहीं थी। माँ की बात बिल्कुल सही थी। वह सिर्फ आवारागर्दी कर सकता था और अच्छी अच्छी बातें कर सकता था। इसके अलावा उसमें और कोई गुण नहीं था। मगर अफसोस कि मैं इन्हीं खूबियों की वजह से उस पर मरती थी और अपना हंसता बसता घर उजाड़ बैठी थी। माँ बाप मुझसे नाराज थे। वह मेरी शक्ल देखने को भी राजी नहीं थे और यहाँ पर मैं हर वक्त जलते कटते दिन गुजार रही थी। एजुकेशन भी मेरी 12वीं तक थी।
मुझे किसी अच्छी जगह पर नौकरी भी नहीं मिल सकती थी। तभी मैंने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। सुबह से लेकर शाम तक मैं फैक्ट्री में काम कर रही थी और जब घर में आती तो मेरा पति अपने बिस्तर पर लेटा हुआ टीवी देखने में बिजी होता था। उसे देखकर गुस्से की लहर मेरे वजूद में दौड़ जाती थी और फिर सारे दिन की थकी हारी मैं घर के काम करने में बिजी हो जाती। बार बार मेरी आंखों से आंसू बहते और मुझे अपनी वह ऐश भरे दिन याद आ जाते जो मैंने अपने पुराने पति के घर में गुजारे थे। और अब तो वह दिन जैसे मेरे सपने बन के रह गए थे। मैं अपने गुनाहों की वजह से यह तकलीफ और जिल्लत भरे दिन गुजारने पर मजबूर हो गई थी। माँ के घर जाती तो वह भी मुझे देखकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया करती थी। मैं रोते चेहरे के साथ वहां से वापस आती। मैं घर और नौकरी में जैसे घन चक्कर बनकर रह गई थी। मैं अब हर लम्हा पछता रही थी। अगर मैं माँ की बात मानती और थोड़ा सा सब्र से काम लेती, अपने पति को इज्जत और मोहब्बत देती। माँ ने मुझे कहा भी था कि ऑपरेशन के बाद वह ठीक हो जाएगा, मगर मैं ही उसकी नफरत में बावली हो जा रही थी। आज उसके साथ उसके घर में मैं ऐशाराम की जिंदगी गुजार रही होती और अब तो उसकी आंखें भी वापस से ठीक हो चुकी थीं। माँ सही कहती थी कि तुम हमेशा जल्दबाजी करती हो और आज इस जल्दबाजी की वजह से मैं कहीं की नहीं रही थी। अब मुझे रितेश के साथ ही हर हाल में गुजारा करना था, क्योंकि यह मेरा अपना ही किया धरा था और रितेश को पता था कि मेरे पास वापसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इसलिए इस फ्लैट में वह आराम से रहता था और मैं सारा दिन कामकाज करके घर का चूल्हा जला रही थी। मुझ जैसी औरत के साथ ऐसा ही दर्दनाक अंजाम होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर किसी नई कहानी में मुलाकात होगी। बाय।